जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें हम आज पूरे 100 सवाल करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, जो कि 26/12/2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, पूरे 100 प्रश्न हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है इस पर, फर्स्ट शिफ्ट वाला, इसी डेट में हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका एक वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा का हो या बिहार इंटर लेवल के बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित यामी उत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामी उत्तर है। भारत का मानक यामी उत्तर पूछा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है, भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय यानी मानक समय का जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है, नैनी, वहाँ से गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा आप। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे याद रख सकते हैं कि भारत मानक देशांतर ग्रीनविच समय से कितना आगे है या कितना पीछे है। जो ग्रीनविच समय होता है दोस्तों, उससे भारत का जो मानक समय है वो आगे है या पीछे है। तो सबसे पहली बात तो आगे है। कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। दूसरा पॉइंट ये भी आप याद रखने लायक है दोस्तों, 5.5 घंटा आगे है। क्या आगे है, भारत का जो मानक समय है, ठीक है, वो देशांतर ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। दूसरा कि भारत का जो मानक देशांतर है, भारत का मानक देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री कितना है, पूर्वी देशांतर है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जानते होंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी का सवाल है, कौन पहले हुआ या कौन बाद हुआ, उसका 4 ऑप्शन दे रखा है हमें, उसमें आपको बताना है कि इसका कालक्रम क्या था। सबसे पहला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1931 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, आप जानते हैं, 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने कराया था। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और वो एक ICS अधिकारी थे भारत में। ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम को एक और बात कहा गया है, ए.ओ. ह्यूम को, इसको शिमला का संत कहा गया है, क्योंकि इनका अधिकतर जीवन जो है भारत में शिमला में बीता है, इसीलिए से शिमला का संत भी इसे कहा गया है। ये आप याद रखिएगा। कभी पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी को शिमला का संत कहा गया है, तो ए.ओ. ह्यूम को कहा गया है। बहरहाल 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। उसके बाद फिर सैमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया, देखिए इसमें 2 सवाल आता है। सैमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, गठन हुआ कब है, 1927 में, लेकिन सैमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1928 में। तो आपके पास सारा डेट आ गया। अब आप देख लीजिए कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। सबसे पहले क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद क्या हुआ, सैमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले 3, उसके बाद 4, फिर 1, पहले 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है। ठीक है, बाह्य प्रवाह नहीं है, विदेशों से ऋण की प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से ऋण की प्राप्ति, ये बाह्य प्रवाह नहीं है। विदेशों से ऋण की प्राप्ति जो है दोस्तों, ये क्या है, बाह्य प्रवाह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है, चौथे नंबर सवाल है दोस्तों
कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या है, 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजिता का नियम आपको पता होगा, क्या करना है, देखिए क्या है, 6 है, ए है, 2 है और 5 है, ये 4 अंक की संख्या है जिसमें ए का मान हमें बताना है। आपको क्या करना है कि अल्टरनेट जा करके एक को छोड़ के एक, मतलब इवन से शुरू होना है, इवन सम या ऑड सम इसको बोलते हैं, इवन सम या ऑड सम। मतलब क्या हुआ, आपको इसको जोड़िए, अल्टरनेट जोड़िए और इसको जोड़िए और दोनों को जोड़ करके बराबर कर दीजिए। बराबर करने पे अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आ गया तो समझिए वो नंबर 11 से विभाजित है। लेकिन हमें पता करना है कि ए का मान, तो आप क्या करेंगे, 6 को 2 से जोड़ेंगे, कितना होगा 6 + 2 और बराबर कर देंगे, ए को 5 से जोड़ेंगे तो 5 + a। इससे आपका क्या होगा, 11 से विभाजिता का नियम फॉलो भी कर लेगा और ए का जो खुद ब खुद मान भी आ जाएगा। तो आप बताइए 6 2 कितना हो गया 8 और यहाँ आ गया 5 + a, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 3। आप इसे रख के भी चेक कर सकते हैं, ए का मान कितना आया हमारा 3, तो 6a एक जगह 3 रखिए और 2 रखिए और 5 रखिए, यही 4 अंक की संख्या है। अब अल्टरनेट इसको जोड़िए, ये इसको इससे जोड़िए और ये 3 को 5 से जोड़िए, तो जब 6 को 2 से जोड़ेंगे कितना होगा 8 और 3 को 5 से जोड़ेंगे कितना होगा 8 और दोनों को घटाइए तो कितना आएगा 0। अगर घटाने पे 0 आ गया इसका मतलब 11 से वो डिविजिबल है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर सवाल है हमारा कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। गणपूर्ति मतलब कोरम की बात हो रहा है कि संसद की कोरम का नियम कितना है। तो संसद की कोरम यानी गणपूर्ति का नियम है दोस्तों कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग होना चाहिए, यानी 1/10 भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आप जानते होंगे 1/10 मेंबर्स होना चाहिए कोरम क्या होता है कि अगर मान लीजिए संसद में कोई भी संसद का कोई भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, आपको संसद की कार्यवाही को करने के लिए कम से कम 1/10 मेंबर होना चाहिए। अगर 1/10 मेंबर नहीं होता है दोस्तों तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है स्पीकर द्वारा या सभापति द्वारा, या फिर सभापति द्वारा। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सदन में कार्यवाही करने के लिए, यानी सदन की कार्यवाही करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, तो आपको होता है 55। मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, वो 55। और राज्यसभा में कितना होता है दोस्तों, ये होता है 25। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। या अगर आपसे कोई पूछे कि विधानसभा जो कि राज्यों में होता है, विधानसभा या विधान परिषद, इनमें कोरम की संख्या क्या होती है दोस्तों, इसमें भी 1/10 ही होता है। इसमें भी क्या होता है, 1/10 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोरम का जो चर्चा है, यानी गणपूर्ति का जो प्रावधान है वो संविधान में कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान के, आप जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 183 का 3 में, आर्टिकल 183 का 3 में, 183 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 में विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान है। विधानमंडल के कोरम का प्रावधान है। ठीक है, 189 के 3 में विधानमंडल के कोरम का प्रावधान है, जो कि होता कितना है, 1/10 होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। नहीं पूछना है आपको, आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने बताया 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए ये 3 से गुजरती ही है, एक आता है मध्य प्रदेश और एक आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5। तेलंगाना आपका आंसर सही होगा। आप जानते हैं तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र जो है वो किस देश में, कि या एक चीज़ और यहाँ से आप याद रख सकते हैं, एक पॉइंट रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, कि आप जैसे देखिए एक बात बताइए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, यानी अर्थ जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेट करती है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, रोटेट करती है ना, रोटेट करती है। रोटेट करने का डायरेक्शन क्या है, अर्थ का रोटेट करने का डायरेक्शन क्या है। आप जानते हैं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसी कारण से दोस्तों जैसे ही ग्रीनविच से आप पूरब की ओर बढ़ेंगे,
जैसे ये ग्रीनविच से, ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों, ग्रीनविच है दोस्तों, ग्रीनविच है दोस्तों कहाँ पे, इंग्लैंड में है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए पृथ्वी जो है रोटेट करती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो जैसे ही आप ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ते हैं ना, तो प्रत्येक देशांतर पर समय का जो है 4 मिनट बढ़ जाता है, यानी समय का जो है 4 मिनट का बढ़ोतरी होता है। कब, जब ग्रीनविच से आप पूरब की ओर जाएंगे, प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का बढ़ोतरी होगा, ठीक है। और ग्रीनविच से आप पश्चिम की ओर अगर जाएं, ग्रीनविच से अगर आप पश्चिम की ओर जाएं तो 4 मिनट की कमी होगी, 4 मिनट की क्या होगी, कमी होगी प्रत्येक देशांतर में, ठीक है। और एक बार एक पॉइंट याद रखने लायक है कि हुआ क्या था दोस्तों कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, 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 मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था दोस्तों, यूएस में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ये 1884 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, देखिए कांग्रेस का स्थापना होने से 1 साल जस्ट पहले इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे तय किया गया कि मानक समय जो है, मानक समय जी पूरे विश्व का मानक समय कहाँ से गुजरना चाहिए, वहाँ ये तय किया गया उस कॉन्फ्रेंस में। और उस कॉन्फ्रेंस में ये मान लिया गया दोस्तों कि 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया, 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है जो हमारा सवाल था, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है। ये दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। देखिए उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों, उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खनन विश्व का सबसे बड़ा हीरा खनन है। उत्पादन की दृष्टि से, बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, इसका साइज ये जो है माइंस जो है ये अकॉर्डिंग टू साइज नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू उत्पादन है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है। यानी प्रोडक्शन के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, प्रोडक्शन के नज़रिए से आप देखेंगे तो हीरा खनन जो है दोस्तों वो क्या है, उसका किम्बरले सबसे बड़ा है। भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो भारत में पन्ना आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हीरा का खनन होता है। आगे बढ़े दोस्तों, कहता है कि भारत में नवरात्रि पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है किसका, नवरात्रि के पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उसका मतलब ये है दोस्तों, यह भूस्थानीकरण, ये क्या है दोस्तों, यह भूस्थानीकरण, ठीक है। ये भूस्थानीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, जो सबसे व्यस्ततम नहर आपको बताना है, तो कील नहर सबसे व्यस्ततम नहर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। कील नहर कहाँ है दोस्तों, यह है जर्मनी में। कहाँ है, ये जर्मनी में, जर्मनी का कील नहर ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम नहर है, ठीक है। कील नहर जो है दोस्तों ये करता क्या है, इसका जो लोकेशन है वो क्या है, कील नहर जर्मनी में, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या कि उत्तरी सागर को, ये उत्तरी सागर को याद रखिएगा, ये उत्तरी सागर को दोस्तों बाल्टिक सागर को से जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, यानी दोनों को जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में क्या है दोस्तों, कील नहर है। कील नहर कहाँ है, जर्मनी में है, और ये दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि राइन नहर दोस्तों, राइन नहर कहाँ है, सबसे पहले ये बात है कि राइन नहर कहाँ है। और इससे एक सवाल और बन सकता है कि ये जो राइन नहर है दोस्तों ये सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग है, सबसे व्यस्ततम, ये भी कहाँ है, जर्मनी में है। ये नदी मार्ग है, सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग है, ठीक है। ये पनामा नहर कहाँ है दोस्तों, आप जानते हैं यूएसए में है पनामा नहर क्या करता है दोस्तों, कैरिबियन सी को, यानी कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दोनों के मध्य है कैरिबियन सागर, और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, पनामा नहर, ठीक है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है दोस्तों, पनामा नहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए अगला पद क्या है, आपको रीजनिंग का सवाल है। आप देखिए अगला पद क्या है, देखिए सी है, एफ है, उसके बाद फिर आई है, एल है, ठीक है। सी है, एफ है, देखिए सी से एफ बढ़ा, पहले आप सी से एफ देखिए, एफ से आई देखिए, आई से एल देखिए। तो सी से एफ बढ़ा कितना बढ़ा, +3। एफ से आई बढ़ा कितना बढ़ा, +3। आई से एल बढ़ा कितना बढ़ा, +3। इसका मतलब एल से यानी L+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O। L+3 करेंगे कितना हो जाएगा, O। अब देखिए 3 से 6 बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 से 9, 3 बढ़ा, 9 से 12, 3 बढ़ा, फिर 12 से 3 बढ़ेगा, 15, यानी O15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि
तुषोकर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि भारत में किस क्षेत्र में है? तुषोकर वेटलैंड जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है वेटलैंड के बारे में, आर्द्रभूमि के बारे में। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। वेटलैंड जो है इसमें बेसिकली हुआ क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वेटलैंड को यानी आर्द्रभूमि को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था। किसकी मध्यस्थता यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? यूनेस्को की अध्यक्षता में वेटलैंड के रिगार्डिंग अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी रामसर में। कहाँ पे दोस्तों? रामसर में। इसीलिए इसको रामसर साइट भी कहा जाता है। रामसर में। रामसर कहाँ है दोस्तों? ईरान में है। रामसर कहाँ है? ईरान में। ये कब हुआ था दोस्तों? 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? ये भी मैंने बता रखा है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है। और ये जो रामसर संधि था दोस्तों ये हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था? रामसर कहाँ है? ईरान में है। लेकिन ये अस्तित्व में जो है दोस्तों संधि हुआ था 1971 में, यूनेस्को ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? 1975 में। 1900 याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। रामसर संधि बना हुआ कब? 1971 में। रामसर है कहाँ? ईरान में है। ठीक है। वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि से रिगार्डिंग इंटरनेशनल संधि था, अंतर्राष्ट्रीय संधि था। हस्तक्षेप यानी हस्ताक्षर किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। ठीक है। ये अस्तित्व में कब आया? 1975 में आया। और एक सवाल और आता है दोस्तों कि इस रामसर समझौता में जो कि 1971 में हुआ था, इस रामसर समझौता में भारत ने इसे कब स्वीकार किया? इस रामसर समझौता को भारत ने कब स्वीकार किया दोस्तों? भारत ने कब स्वीकार किया? इसका आंसर है 1982 में, 1982 में भारत ने इस रामसर समझौता को, रामसर कन्वेंशन को स्वीकार किया था। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के गोले यानी शॉटपुट का वजन कितना होता है? महिलाओं के गोले यानी शॉटपुट का वजन कितना होता है? 4 kg, 3 kg या फिर 4.5 kg या 3.375 kg? ठीक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 kg। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। याद रखिएगा 4 kg होता है महिलाओं के गोले का वजन होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। ये क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। ये किसके बारे में बात की गई है? ठीक है। तो ये बात की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन के बारे में। किसके बारे में बात की गई दोस्तों? सुंदरवन के बारे में बात की गई। आप जानते हैं दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। अगर नदी द्वीप पूछे दोस्तों तो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। अगर द्वीप पूछे, डेल्टा पूछे तो सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है मैंग्रोव वन? ये सुंदरवन डेल्टा के आसपास पाया जाता है। मैंग्रोव वन की खासियत क्या होती है दोस्तों? ये कद में यानी हाइट में ये छोटी होती है और इसके तना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये दलदल भूमि में होता है। कहाँ होता है? दलदल भूमि में होता है। ठीक है। और सूर सरोवर झील कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सूर सरोवर झील कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। लोनार झील आप जानते हैं कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और सांडी पक्षी अभयारण्य भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 15 नंबर सवाल है हमारा कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अब देखिए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये अक्टूबर में मनाया जाता है। आपको याद होगा 8 अक्टूबर। देखिए 8 अक्टूबर कैसे याद रखेंगे? देखिए 8 करने के लिए वायुसेना दिवस में आपको देखिए ये 0 हो गया और नीचे एक और 0 लगा देंगे तो ये 8 बन जाएगा ना। तो 0 ना मान के आप इसको O माने, O और नीचे एक O, यानी O से क्या हो गया? अक्टूबर। O से क्या हो गया? अक्टूबर। यानी ये क्या दिख रहा है आपको? 8, ये दिख रहा है अक्टूबर। तो इस ट्रिक से आप देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स का स्थापना 1932 में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना है दोस्तों, इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 1932 में हुआ था। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं?
क्या मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। अब एक बात बताइए, नौसेना यानी इंडियन नेवी डे यानी नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं और 15 जनवरी को 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह किसका स्थान लेगा? सही है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों GSAT-12 का। GSAT-12 का लेगा। ये किसका स्थान लेगा दोस्तों? GSAT-12 का। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, 2020 के आसपास, 2020-21 का इसीलिए पूछा गया। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए क्या है? चंद्रयान इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 इंपॉर्टेंट है। ये आप देखते रहेंगे, कभी किसी और वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे डिटेल से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 यानी वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? किसके चयनित भाषणों का संकलन है दोस्तों? ये रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, कितने क्रम के? 14वें क्रम के, यानी 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के जो भाषण है उनका संकलन किया गया है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। क्या था दोस्तों? तो विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल, यानी इसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ बोलते हैं इसको, जो कि 2000 में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की घोषणा किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी दिया, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, इससे आपने करंट अब जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यानी आई करंट गया। अब कह रहा है इससे अगर धारा प्रभावित होगा तो क्या होगा? बेसिकली आप देख रहे हैं धारा का डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, धारा का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। आप जानते हैं ऑस्टेट नाम का, OERSTED, ऑस्टेट नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने बताया था कि जब किसी कॉइल में, जब किसी कंडक्टर में, जब किसी चालक में धारा प्रभावित होता है दोस्तों, तो उसमें मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो जब आप कोई स्प्रिंग एक सोलेनॉइड होता है दोस्तों, सोलेनॉइड मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपका ये स्ट्रेट वायर है, जैसे आप ये स्ट्रेट वायर है, आप इसी स्ट्रेट वायर को आप क्या करते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स में ऐसे घुमा देते हैं, तो ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप राउंड घुमा देते हैं दोस्तों, तो ये एक स्प्रिंग बन जाता है, यानी सोलेनॉइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दिए तो सोलेनॉइड बन जाता है। अगर स्प्रिंग में आप धारा को प्रवाहित करेंगे, ये क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर आप धारा छोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा? फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर फैल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? सकल निवेश में आप जानते हैं मूल्यह्रास घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपेक्सी जानते हैं इक्वाडोर में अवस्थित है दोस्तों। कोटोपेक्सी क्या है? इक्वाडोर में अवस्थित है दोस्तों, है ना। कोटोपेक्सी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपेक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे अगर ऊंचा ज्वालामुखी पूछे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो होता है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर है। ओजोस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है? देखिए ओजोस डेल सलाडो तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डेल सलाडो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह एकांकागुआ। ये क्या है? ये शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। एकांकागुआ कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पे एकांकागुआ है। आगे बढ़ें।
करेगा प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है वह है सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर दोस्तों क्या है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित है। लूसी ब्रॉन्ज का क्या दोस्तों है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ये कौन से क्लब के लिए खेलते हैं दोस्तों, मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते हैं, मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते हैं लूसी ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहते हैं, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश के कौन सा तहसील में, तो पटियाला नहीं मारिएगा दोस्तों, कन्फ्यूज ना कीजिएगा, पटियाली होगा, पटियाली, कन्फ्यूज ना कीजिएगा, पटियाली होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटियाली कहाँ है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य का एक तहसील है पटियाली। आप जानते हैं अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो जो है दोस्तों ये बलबन के शासन में, दिल्ली सल्तनत का जो था बलबन के शासन से ये अपना सक्रियता इन्होंने मौजूद कराई थी, मतलब ये सक्रिय हुए थे बलबन के शासन से। लेकिन इनकी जो प्रख्याति है दोस्तों वो तब बढ़ी, कब बढ़ी, जब ये राजकवि बने। राजकवि कब, किसके शासनकाल में बने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनके दरबार का ये दरबारी कवि थे। ठीक है, आप जानते हैं कि अमीर खुसरो को तबला और सितार का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे ये भी पूछा जाता है। ये किनके शिष्य, मतलब इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, ये था एक सूफी के संत हुए थे निजामुद्दीन ओलिया साहब हुए थे, सूफी संत थे दोस्तों ये, उन्हीं का शिष्य थे कौन, अमीर खुसरो। आगे देखिए कहता है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच में होता है। जिमैक्स जो है दोस्तों भारत और जापान नाम से ही है, JI से पकड़िए, जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया, जापान और इंडिया के बीच में क्या होता है दोस्तों, जिमैक्स का होता है। ठीक है, अगर पूछे भारत और फ्रांस के बीच में क्या होता है तो वरुण होता है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण। ऐसे समझिए वरुणमा फंस गया, यानी वरुण फंस गया, मतलब किससे, वरुण फंस गया। भारत और फ्रांस के चक्कर में, भारत के चक्कर में क्या है यार, वरुण फंस गया। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी कौन सा दोस्तों, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। फिर देखिए आपको सुमेलित करना है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लेटेराइट मृदा कहाँ, पीट मृदा कहाँ और जलोढ़ मृदा कहाँ, जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पे है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए काली मृदा जो है महाराष्ट्र में सही है, लेटेराइट मृदा जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि गंगा का मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हाँ ये भी सही है। पीट मृदा जो है ये गुजरात, ये दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में क्या कहते हैं। ठीक है, तो परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं, ये यही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है। ठीक है, ये ब्राज़ील, पहली, ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी, ब्रिक्स जानते हैं भारत, रूस, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया। 2021 में किसने देश ने किया, इटली ने किया दोस्तों। और अभी हालिया में हम जानते हैं भारत में हुआ है G20 का आयोजन। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है दोस्तों, फोस्फोलिपिड है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी भी एक बार पूछ चुका है दोस्तों, ये फोस्फोलिपिड है। क्या है ये, फोस्फोलिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो है वो क्या है, फोस्फोलिपिड है, यानी फॉस्फोरस का जो सोल्यूबल पार्ट होता है वो लिपिड है दोस्तों, फॉस्फोरस का लिपिड है ये। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। आप जानते होंगे सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, ज्योतिबा राव फूले। इनका एक प्रसिद्ध किताब है दोस्तों गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी, महाराष्ट्र से आते थे, बिलोंग करते थे दोस्तों ये ज्योतिबा राव फूले। कहते हैं वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करता है। वेबर के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करता है। क्या क्या कर सकता है दोस्तों, व्याख्यात्मक,
सहयोगात्मक, अतिरंजित या सतही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहते हैं व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये जेनेवा में हुआ था। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जानते हैं दोस्तों व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ है, क्योंकि WTO का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, जेनेवा में है। इसीलिए व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता इसी के WTO में ही हुआ था, जेनेवा में हुआ था। आगे देखिए, कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल कर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है, इनाम राशि कितनी है। इसका इनाम राशि 25 लाख है दोस्तों। जो पहले 15 लाख था, अभी कितना हो गया, 25 लाख हो गया। आगे देखिए, कहते हैं विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं सेल्वास। इसको क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक मतलब कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेसिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेसिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया जाता है, तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। तो विद्युत शक्ति पावर आप जानते हैं दोस्तों, पावर होता है VI, या इसको बोल सकते हैं V²/R, दोनों एक ही है दोस्तों। VI बोलिए या V²/R। R क्या है, रेसिस्टेंस, यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। अब कहता है कि अगर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, मान लो कि P1 यानी पावर 1 हमारा आ गया V1²/R और P2 हमारा आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम आधा कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब आधा करेंगे आप, क्या आ जाएगा, देखो V1/2 का स्क्वायर, और R तो कांस्टेंट है, ये R हो गया। अगर आप यहाँ से P1/P2 निकालें, तो आप पाएंगे क्या कि ये V1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या होगा, V1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय V1 का स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो V1 का स्क्वायर कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब P1/P2 आ गया आपका 4/1। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 4, ये P2 है, ये 4P2 इक्वल्स टू P1। इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, यानी 1/4 हो जाता है ओरिजिनल में, यानी 1/4 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है डेविस कप संबंधित है किससे। डेविस कप किससे संबंधित दोस्तों, टेनिस से संबंधित है। डेविस कप आप जानते हैं, डेविस कप किससे संबंधित दोस्तों, टेनिस से संबंधित डेविस कप। डेविस कप का स्थापना भी पूछा जाता है दोस्तों। डेविस कप का स्थापना कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, कहता है यदि भागा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। गुना का अर्थ माइनस है, तो जहाँ गुना है यहाँ माइनस कर दीजिए। अब प्लस का अर्थ भागा है, तो यहाँ इसको भागा कर दीजिए, और माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ गुना कर दीजिए। अब इसको फिर से लिखिए, तो आप लिखेंगे तो पाएंगे क्या, देखिए 10 + 5 गुना 3 - 8 भागा 4। अब इसको आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 + 5 गुना 3, पहले भागा का 2 माइनस पहले भागा का काम होगा, ये हो जाएगा 2। अब ये क्या होगा, 5 × 15, अब 15 में से 2 जोड़ेंगे 25, और 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 23। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको इसमें सही सुमेलित करना है। क्या, देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो है, ग्राम पंचायत का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 40 में हुआ था। आप जानते हैं ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में हुआ था। ठीक है, समान नागरिक संहिता आप जानते हैं अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन जानते हैं 48 में है ना। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण कितना, अनुच्छेद 50 में है। ये सभी DPSP में आते हैं दोस्तों। DPSP नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP 36 से आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होता है DPSP। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 तक होता है DPSP। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल में आपको रीजनिंग का है। विरूप शब्द को जो शब्द नहीं है उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ 42 है, 36 है और 38 है। ठीक है, 42 है, 36 है, 38 है, यहाँ 104 है, 138 है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बात बताइए। यहाँ पे आप देखिए, इस रो में आप देखिए, देखेंगे तो आप एक बात बताइए, 42 × 2 कितना होगा, 42 × 2 कितना होगा, 84। 42 × 2 कितना होगा, 84।
ठीक है। 82 गुना 2 कितना होगा, 42 गुना 2 84 होगा। अब 38 भागा 2 कीजिए, 38 भागा 2 कीजिए कितना होगा, 19 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 84 और 19 को जोड़िए, कितना हो गया, 84 19 को जोड़िएगा तो 103 होगा और इसमें से 1 जोड़ दीजिए, 104 हो गया। उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, 36 गुना 2 कीजिए, कितना होगा 72, और 52 भागा 2 कीजिएगा 26, तो 36 और 72 और 26 को जोड़िएगा कितना होगा, 6 2 8 7 2 9 98 और 1 जोड़ दिए 99। तो उसी तरीके से आप इसको कीजिए, इतना गुना 2 कीजिए कितना हो गया 76, और इतना भागा 2 कीजिए कितना हो गया 8। अब दोनों को जोड़िए 84, 84 में से 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 85, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों, ये होती 4.9 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है 45 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि जहरीले पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेलानाइन, क्या बोलते हैं, सेलानाइन। जहरीले पदार्थ जो कि हरा आलू में पाया जाता है उसको बोलते हैं सेलानाइन, ठीक है। अच्छा, मूली में जो तीखापन होता है दोस्तों उसको किसके कारण होता है पता है आपको, आइसोसाइनेट के बदले में, और मिर्च में जो तीखा होता है वो कैप्सोसिन के बदले में होता है, क्या होता है, कैप्सोसिन के बदले में होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। अगला पद क्या होगा, रीजनिंग का सवाल है, देखिए अगला पद क्या होगा। एक बात बताइए, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 16 क्या है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, फिर 216 क्या है दोस्तों, 6 का क्यूब है, फिर 64 क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 10 का क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ, अब 12 का स्क्वायर हमें खोजना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, किस संशोधन में किया गया, 91 संशोधन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई जी थी, ताराबाई इसके मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक क्षार है दोस्तों, ये क्या एक क्षार है ना, क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक स्ट्रॉन्ग क्षार है, मजबूत क्षार है, ठीक है। प्रोटोस्टेंटवाद के जनक कौन थे, ठीक है, प्रोटोस्टेंटवाद के जनक कौन थे, प्रोटोस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे, मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं, फूड नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। कह रहा है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्संदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है, कौन काम करता है दोस्तों, ये करता है प्लीहा, ठीक है। कह रहा है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश के रहने वाले हैं, ये जमैका के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कहाँ के रहने वाले हैं, जमैका के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ एटम का मुख्य क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, तो वो है आर जो होगा, यानी रेडियस जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, प्राथमिक समूह का है, कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप को प्राथमिक समूह का लक्षण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती में जन्मदिन पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किसमें, कवक द्वारा यानी फंगी में उत्पादित होती है माइकोटॉक्सिन, ठीक है। कह रहा है फिर किस देश को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया, किस देश को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया, ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है 2016 से 25, 22 से 32, 19 से 28 और 2130, ठीक है, 21 से 30, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 21 से 30 तक। फिर कहेगा निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की इकाई आप जानते हैं डेसिबल है, ध्वनि है ना, डेसिबल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा दोस्तों है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा है, इस खेल से संबंधित है, आप जानते हैं रानी रामपाल हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। अब दोनों को मिलाना है, देखिए क्या विली विली कहाँ, ये हवा है ना, ये हवा है, स्थानीय हवा है, और किस देश में हो रहा है वो हरिकेन और टाइफून बनाना है आपको, ठीक है। तो विली विली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बहता है, विली विली कहाँ बहता है, ऑस्ट्रेलिया में, ए का हो जाएगा 2, और हरिकेन कहाँ चलता है दोस्तों, ये यूएसए में, हरिकेन चलता है यूएसए में, और टाइफून चीन में, यानी ए का 2, 2 का 3 और इसका
सी का 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद का सृजन और समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। संसद को पावर है दोस्तों, और इसमें राज्य विधानसभा जो है उसकी बहुमत जरूरी है, उसकी बहुमत जरूरी है। और पास करने की अथॉरिटी यानी फाइनल डिसीजन किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अगर हैक करना है किसी यूजर का पासवर्ड पता करना, उसको कहते हैं स्पूमिंग। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं स्पूमिंग, उसको कहते हैं स्पूमिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलाना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। यहाँ है झिल्ली विहीन, एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये डबल लेयर्ड होता है, यानी दोहरी झिल्ली का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों? डबल लेयर्ड का होता है, दोहरी झिल्ली होता है। और राइबोसोम में जो है दोस्तों ये झिल्ली नहीं होता, झिल्ली विहीन होता है। और लाइसोसोम क्या होगा? एकल झिल्ली होगा। मतलब ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही खत्म हो गया। और बी का 1 होगा, बी का 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सही कथन को पहचान कीजिए। जो सही कहते हैं उसको आप पहचानना है। ठीक है, मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है। मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है, सही है दोस्तों ये। अब कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं को दर्शाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? 21 का सवाल है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। 21 का सवाल है, हालांकि इसका ऑप्शन है पी अनीता, इसका ऑप्शन है और सही आंसर होगा पी अनीता। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, अरे कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? फाहियान आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, किंग थे। फिर निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित किरणों से युक्त होता है? मतलब जिसमें पॉजिटिव कण हो, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो अल्फा किरण जो दोस्तों ये पॉजिटिव है। अल्फा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फा क्या है? और बीटा क्या है? नेगेटिव है। बीटा क्या है? नेगेटिव। अल्फा क्या है? पॉजिटिव है। आगे देखिए, कह रहा है यदि किसी 2 सेंटीमीटर भुजा कि एक वर्ग 1 सेंटीमीटर ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, निर्मित क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक वर्ग है ए, एक वर्ग है ए, एक वर्ग है ए। ठीक है, ये ए एक वर्ग है जिसका भुजा है 2 सेंटीमीटर। तो ये भी तो वर्ग का सब साइड क्या होता है? बराबर। अब कह रहा है कि एक वर्ग बी है जिसका भी वो भी 2 सेंटीमीटर है। वो भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, और ये भी 2, दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या होगा? अब यहाँ से यहाँ तक साइड बताइए कितना हो गया? 4। तो इसका जो स्क्वायर होगा, यानी इसका जो स्क्वायर होगा कितना होगा दोस्तों? 4। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? आप इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कितना होगा? 4, और इसका स्क्वायर कितना होगा? 4। तो अगर मिलाने पे टोटल अगर आपको एरिया चाहिए, इसका एरिया 4, इसका एरिया 4, दोनों पे कितना हो जाएगा? एरिया 8 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। 16 नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, 8 होगा आंसर। कह रहे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन किया था दोस्तों। ठीक है, अब कब किया था दोस्तों इंडियन ओपिनियन? 1903 में किया था। दक्षिण अफ्रीका से 1903 में किया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहता है अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवी किसी ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो ये 37 डिग्री टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट होता है। किसका? कोई भी रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव का, माइक्रोबीज का। आगे देखिए, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज करना आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह होता है स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। तो टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट या गीगाबाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों में? टेराबाइट हो जाएगा। सबसे क्या हो जाएगा? टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि 1024 जो गीगाबाइट होगा, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। एक होता है 1 टेराबाइट, इसलिए सबसे बड़ा ये हो जाएगा। हालांकि इससे भी बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में जो 4 दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा टेराबाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संदर्भ समूह है डैश। क्या है संदर्भ समूह? क्या है दोस्तों? संदर्भ समूह एक आकांक्षा समूह है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह क्या है दोस्तों? आकांक्षा समूह है। ठीक है, 76 नंबर सवाल देखिए, कहता है हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये है JAXA, जेक्सा का, JAXA का, जेक्सा किसका है दोस्तों? जैसे इसरो इंडिया का, वैसे जेक्सा किसका है? जापान का है। जेक्सा किसका है? जापान का है। कह रहा दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये देखिए, दंडकारण्य का। हालांकि प्रीवियस ईयर का सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट
जो भी करना है करते ही रहिए। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, यानी स्टार जो है वो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, टिमटिमाते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो सितारों के यानी तारा के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सितारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, एकदम टिमटिमाते रहता है ससुरा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार, आप जानते हैं विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में इन्होंने चाणक्य के बारे में भी बताया है, चाणक्य के बारे में भी बताया है। एक फैक्ट बात बताऊं दोस्तों, 1905 तक आप जानते हैं 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 तक हम भारतीय लोगों को चाणक्य कौन था इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, दोस्तों, ठीक है। क्या ताजुब की बात है, उन्हें पता ही नहीं था भाई साहब कि चाणक्य हमारे मौर्य डायनेस्टी के समय से ही पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी स्ट्रेटेजी बना के जा चुके हैं, ठीक है। कैसे इंटरनेशनल अलायंस करना है, कैसे गठबंधन करना है, ये सभी चीज़ें चाणक्य पहले ही बहुत पहले बता के जा चुके हैं। ये बात है लगभग 325 BC की। अब सोचिए दोस्तों 325 BC के लगभग अभी कितना हो गया, यानी आप मान के चलिए 2600 साल पहले ये चीज़ हमें बता के वो जा चुके हैं। कह रहे हैं निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। आप जानते हैं भाग 2 में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। 81 नंबर सवाल है दोस्तों हमारा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन एक क्या है। ये पॉलीसेकेराइड है। आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शर्करा का प्रकार है। तो ग्लाइकोजेन जो होता है दोस्तों वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। कह रहे किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तीसरे कक्ष में। H का मान आपको दे रखा है। आप जानते हैं कि L जो होता है दोस्तों, L जो होता है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है NH/2π, जहाँ पे N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, और 2π आप जानते हैं उसमें वैल्यू रखेंगे। तो N हमारे दे रखा है 3, N दे रखा है 2, ये H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये है 6.67 × 10⁻³ दे रखा है, और डिवाइड कीजिएगा कितना 2π से। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो ये आपका लगभग आएगा 3.15 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। N क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष की संख्या, तो तीसरे कक्ष है, तो H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये H ये कांस्टेंट है भैया, और वो आपका वैल्यू दे रखा है। आगे देखिए क्या कहता है, 83 नंबर सवाल कहता है कि पाश्चुरीकरण, लुईस पाश्चर ने क्या था, पाश्चुरीकरण मेथड है कि धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ये आपको पूछा है। तो 65 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप आधे घंटे तक दूध को गर्म करते हैं तो दूध पाश्चुराइज्ड हो जाएगा। अब पाश्चुराइज का फायदा क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप पाश्चुराइजेशन कर दिए दूध का तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, और दूध आपका फटेगा नहीं, जमेगा नहीं और शुद्ध रहेगा। कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी आया था 1947 में, आप जानते हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा होता है दोस्तों। शिमला सम्मेलन जो है वेबलबा की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखिए 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवागु, ठीक है, मुरातोवागु, ऑप्शन नंबर बी। फिर सवाल कहता है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न कौन सी है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, है कि आप ऑप्शन से जाएं। इसको क्या करें, आप ऑप्शन से जाएं। अब ऑप्शन नंबर सी को जरा देखिए तो क्या है, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, मतलब 3 × 6 = 8/3। मान लो आप कोई भी ऑप्शन लिए, मैंने 8/3 ले लिया। अब कह रहा है कि मान लो ये भिन्न है, कह रहा है इस भिन्न के स्वयं से गुना करें। हाँ, किसी भिन्न को स्वयं से इसी से गुना कर दो, आप इसी से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 64/9, कितना आ गया 64/9, गुना कर दिए। और इस भिन्न के व्युत्क्रम से इसे भाग दें। इसका व्युत्क्रम क्या है, 8/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/8, इसको 3/8 से आप भाग दो, 3/8 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 64/9 गुना 3/8 को 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो गया। तो आप देखिए 9 × 3 = 27 और 64 8 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 2 बचा 3, 8 × 48 3 × 51, 5 × 12/27 हो गया। क्या यही आ गया,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। या इसको आप लॉन्ग मेथड से भी एक्स वाई मान करके भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि भिन्न जो है एक्स बटे वाई है, इसको स्वयं से गुना करेंगे भाई साहब तो आएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब इस एक्स बटे वाई स्क्वायर को हम व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम मतलब वाई बटे एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे वाई बटे एक्स से, तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर गुना आएगा एक्स बटे वाई गुना आएगा एक्स बटे वाई। अब देखिए एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब जो है इसके बराबर है वाई एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब बराबर हो गया आपका 512 बटे 27 का। और आप जानते हैं कि एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब, ये 512 किसका क्यूब है दोस्तों, ये 8/3 का क्यूब है। इसका मतलब क्यूब से क्यूब खत्म हो गया, एक्स बटे वाई आ गया 8/3। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर 87 नंबर सवाल देखिए, कहता है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी जो है ये किस देश से जोड़ता है, तो बांग्लादेश से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़त बानी। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। किस शहर में किया गया था दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुड़गांव का ही नाम गुरुग्राम है। ऑप्शन नंबर सी आपका पहला। ग्रेन एटीएम भी कहाँ खुला है दोस्तों, ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में खुला है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, लोचपूर्ण मांग में अगर कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, तो कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, कुल आगम घट जाएगा। कहता है भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है। हालांकि ये जरूरी अभी नहीं है, ओम राउत को मिला है दोस्तों। किसको मिला है, ओम राउत को मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कहता है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, ये सही सवाल है दोस्तों। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स। आयरन की कमी से भी होता है और कैल्शियम की कमी से, क्योंकि हड्डी रिकेट्स में बेसिकली क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और ये हड्डी है टांग का, ठीक है, टांग का, ये दोनों के बीच में गैप जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है, पतला हो जाता है और गैप बढ़ जाता है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेट्स भी हो सकता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग बेरी की कमी से होता है दोस्तों। सूखा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, कह रहा है भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू होगा। कॉर्मेल है क्या, कॉर्मेल क्या एक राइफल है, कॉर्मेल क्या एक राइफल है, कॉर्मेल क्या एक राइफल है, बंदूक है, राइफल है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जिगर शब्द संबंधित है किससे, वो जिगर का खून वाला नहीं दोस्तों। जिगर शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड से। पंकज आडवाणी का नाम याद रखेंगे, बिलियर्ड से संबंधित है। फिर कहता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आपको बताना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आपको बताना है। एक बात बताइए, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, तो 361 मतलब 3.61 ये हो गया। अब ये हो गया 3.49। अब ये देखिए 2√3 रूट थ्री का वैल्यू 1.73 होता है। रूट थ्री वैल्यू कितना होता है 1.73, इसको 2 से गुना करेंगे तो लगभग 3.46 आ जाएगा, 3.46 आ जाएगा। और 69/19 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.63 आ जाएगा। और सबसे बड़ी इसमें कौन सा होगा, देखिए आप 3.63 आ जाएगा। सबसे बड़ी कौन होगा 3.63, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक एक, ये देखिए दीवान अमीर कोही कृषि विभाग था। क्या था दोस्तों, कृषि विभाग था। ये क्या था, कृषि विभाग था। और ये एमबीटी द्वारा शुरू किया था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन, इसको पागल राजा भी कहा गया, पागल सुल्तान भी कहा गया है। इन्होंने दिल्ली से तुगलकाबाद जो है, दिल्ली से दौलताबाद जो है, इन्होंने अपना राजधानी को चेंज भी कर लिया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। दीवान रियासत विभाग, अलाउद्दीन खिलजी जो थे दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी। और दीवान रियासत विभाग जो था ना दोस्तों, वो बाजार नियंत्रण संबंधित जो था उसका संगठन था। ठीक है, दीवान बंदगान जो था वो फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। ये गुलाम के हित से संबंधित विभाग था। आगे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2000 हो चुका है दोस्तों, ये हो चुका है, कतर में हो चुका है ये, है ना। अब देखिए कहता है क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। अगर आप किसी वेस्टेज को किसी जलाशय में अगर विसर्जित करेंगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन घुली ऑक्सीजन का गिरना, यानी ऑक्सीजन जो क्या होगा उसमें जो वाटर में जो ऑक्सीजन है H2O, यानी वो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो क्योंकि ये तो घुला हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आयरिश सागर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयरिश सागर कहाँ स्थित है, तो ब्रिटेन के पश्चिमी भाग में आयरिश सागर स्थित है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है, यह है बारीक बात। जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। ठीक है, आप याद रखिए बारीक बात ऑप्शन नंबर बी आपका। अगर आप सेट आउट बना रहे हैं तो मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको ये हेल्प करेगा, बारीक बात। कहता है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला कहा गया, उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, ये क्या है 1206 में इन्होंने
ठीक है। 1206 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, गुलाम वंश का स्थापना किया था। क्या कहता, गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। और ये कुतुब मीनार का जो शुरुआती यानी बुनियादी था, बुनियाद किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक भी उस पर एक फ्लोर बनवाया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श इसको कहा गया है। ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के टपक गए थे। यही था दोस्तों आज का 100 सवाल। आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है करिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर अपना फीडबैक बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।